अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा सबसे पहले आप सबको ईद की मुबारक हो और रमज़ान की रोज़ों की मुबारकबाद आप लोगों को। और आपकी उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, आप लोगों की ईद अच्छी गुजरी होगी बेटा। तो अब हम दोबारा अपनी पढ़ाई का आगाज़ करते हैं, ठीक है। और अब आप लोगों ने अपनी पढ़ाई को बेटा स्टडी को थोड़ा सीरियस लेना है। और क्योंकि बेटा ये जो 10th की क्लासेस होती हैं ये अप्रैल से शुरू होती हैं। अब देखें बेटा ये जून स्टार्ट हो चुका है और आपका तकरीबन पहला चैप्टर चल रहा है। और आपको पता है ये 10th क्लास आपके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि आपके जो 10th के नंबर ही होंगे बेटा वही 10th के नंबर ही आपके मतलब काउंट हो जाएंगे 9th क्लास में। और इन्हीं 10th के मार्क्स की बेस के ऊपर ही बेटा आपको प्रैक्टिकल के नंबर मिलेंगे। सो जितने 10th में अच्छे नंबर होंगे बेटा उतने मतलब 9th में लगेंगे और उतने ही अच्छे प्रैक्टिकल में लगेंगे। सो अगर आप 9th में आपने काफ़ी मेहनत की थी और फिर बैड लक होगी कोरोना की वजह से पेपर नहीं हो सके आपके, तो आप दोबारा एक हिम्मत करें बेटा और एक इसको एक एज ए चैलेंज लें। और उसके बाद बेटा और जिन जिन जो जो स्टूडेंट दरमियानी मेहनत कर रहे थे या जो स्टूडेंट बेचारे लेट आए थे हमारे पास, तो या जो कमज़ोर थे या जिन्होंने पहले साल नहीं पढ़ा था, अब बेटा आपके पास भी देखिए मौका आ गया और आपने कोई चीज़ किसी चीज़ का आपको बेटा लॉस नहीं हुआ, किसी चीज़ का नुकसान नहीं हुआ, आपको पेपर ही नहीं हुए। तो अब आप मेहरबानी करें अभी से अपनी पढ़ाई को सीरियस ले लें और 10th में फुल पढ़ लें। अगर आपने 9th में नहीं भी पढ़ा था तो आपकी सारी कंपनसेशन बेटा 10th में हो जाएंगी। तो आज से आप लोगों ने अच्छी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। तो मैं भी आपके पेरेंट्स के साथ आप लोगों के साथ कांटेक्ट में रहूँगा बेटा और मैं आपके माँ बाप से पूछता रहूँगा कि ये लेक्चर डेली ले रहे हैं या लेक्चर नहीं लेते। और उसके बाद जो मंडे से टेस्ट भी स्टार्ट होंगे आपके और वो टेस्ट भी आप लोगों ने बेटा देने हैं और मैं सारी चीज़ें ये चेक एंड बैलेंस में रखूँगा। और कोई भी अगर बच्चा लेक्चर नहीं लेता या टेस्ट नहीं देता तो मैं उसी दिन उसके मतलब वालिदैन को कॉल कर लिया करूँगा और उसके बाद मैं फिर उसको उस ग्रुप से निकाल दूँ। और आप सब ने अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है जल्दी 5 तारीख तक, 5 जून तक, और आपने अपनी फ़ीस भी जमा करानी है बेटा। और उसके बाद अगर आपकी और भी कोई दोस्त हैं और उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है ऑनलाइन या इन क्लासेस की वीडियो लेक्चर की तरह, तो आप उनको भी कह सकते हो कि आपकी अकेडमी जो है ये क्लासेस मतलब डिलीवर कर रही है। तो आप उनको भी कहें कि उनके रजिस्ट्रेशन करा के उनको भी आप इस ग्रुप में और इस सिस्टम के अंदर ला सकते हैं, क्योंकि अभी तक 15 जुलाई तक आपके स्कूल या अकेडमीज मतलब क्लोज रहेंगे। अब तब तक हमारा तकरीबन इंशाल्लाह 40% सिलेबस बेटा हम बायोलॉजी का कवर कर लेंगे। तो और इनको आपने सीरियसली लेना है। और देखो बेटा थोड़ा बहुत फ़ायदा नुकसान, अब देखो अगर सपोज़ हम लाइव पढ़ रहे हैं और आप मेरे सामने बैठे हुए आपको पढ़ा रहा हूँ, तब मैं मतलब आप फोकस करता हूँ। जिसकी तवज्जो नहीं होती तो टीचर कह देता है बेटा आप तवज्जो करो, लेकिन वो लेक्चर बेटा जो टीचर देता है लाइव लेक्चर वो एक दफ़ा देता है। तो अगर आपकी तवज्जो फिर भी नहीं होती तो आप दोबारा वो लेक्चर नहीं ले सकते। ये लेक्चर यूट्यूब पे मौजूद है, आप डाउनलोड करके ये लेक्चर बार बार देख सकते हो। लेकिन आपने करना मतलब आपने समझना यही होगा कि आप जैसे लाइव पढ़ रहे हो अपने टीचर से, और आपने अपना फ़ायदा सोचना है बेटा, एहसास करना है अपना, अपने माँ बाप का, अपने टीचर्स का, और बिस्मिल्लाह करके एक नया आगाज़ करें आप लोग। और आपने बिल्कुल बहुत मेहनत की थी, आपने 9th में आपके टीचर्स ने काफ़ी मेहनत की, तो आप इंशाल्लाह आज एक नए आज़म के साथ चैलेंज लेके हिम्मत करके आपने अपनी क्लासेस दोबारा से स्टार्ट करनी है बेटा। मैंने आपको पिछला जो हमारा लेक्चर हुआ था 7वां लेक्चर, उसमें मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में बताया था। मैं उसको क्विकली रिवाइज करके मैं आगे टॉपिक को ले चलूँगा। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में मैंने सबसे पहले ब्रीदिंग की तारीफ़ की थी। मैंने कहा था कि जिस्मानी हरकत जिनका ताल्लुक गैसों के तबादले से होता है, जिस्म की वो हरकत बेसिकली छाती की हरकत होती है, रिब्स की हरकत होती है, डायफ्राम की हरकत होती है। जिस्मानी हरकत जिनका ताल्लुक गैसों के तबादले से हो उसको ब्रीदिंग या तनफ़ुस कहते हैं। फिर ये जो ब्रीदिंग होता है फिर इसके दो मराहल होते हैं, एक इंस्पायरेशन और एक एक्सपायरेशन। हवा का जिस्म के अंदर आना इंस्पायरेशन कहलाता है, जबकि नाखालिस हवा का जिस्म से बाहर जाना एक्सपायरेशन कहलाता है। इनका तरीकाकार क्या है कि हवा अंदर कैसे आती है, हवा बाहर कैसे जाती है, जस्ट मैं 1-2 मिनट्स में इसको कवर करा देता हूँ। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन उलट है बेटा, इसमें हवा अंदर आती है, उसमें हवा बाहर जाती है। यहाँ पर रिब मसल कंट्रैक्ट करते हैं, यहाँ रिब मसल रिलैक्स करते हैं। सो मैं पहले इसको कवर करा देता हूँ, उसको आपको रिवर्स कर लेना। रिब मसल सिकुड़ते हैं, रिब ऊपर की तरफ उठ जाती हैं, एक बात। दूसरी बात, डायफ्राम के मसल जो होते हैं बेटा वो भी सिकुड़ते हैं। डायफ्राम के मसल भी क्या करते हैं, सिकुड़ते हैं।
यहाँ पे आपने दोनों चीज़ों को कंट्रैक्ट कराना है, रिब के मसल को भी कंट्रैक्ट कराना है, डायफ्राम को भी कंट्रैक्ट कराना है। रिब के मसल सिकुड़ेंगे, रिब ऊपर जाएंगे, डायफ्राम सिकुड़ेगा तो डायफ्राम नीचे बैठेगा। डायफ्राम के नीचे बैठने से, रिब के ऊपर जाने से छाती का रकबा बढ़ जाता है। छाती के रकबे बढ़ने से फेफड़ों के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है। फेफड़ों पे प्रेशर कम होता है तो फेफड़े एक्सपैंड करते हैं, फैल जाते हैं, जिसके नतीजे में फेफड़े के अंदर खला पैदा होता है, लंग्स के अंदर खला पैदा होता है, उनके अंदर हवा का दबाव कम हो जाता है, जिस तरह से बाहर की हवा तेजी से अंदर आती है और हमारे इंस्पिरेशन रहता है। एक्सपिरेशन को आपने उलट करना था कि रिब के मसल रिलैक्स करते हैं, रिब अपनी इब्तदाई पोजीशन यानी कि नीचे आ जाती हैं। डायफ्राम के मसल भी क्या करते हैं बेटा, रिलैक्स करते हैं, और डायफ्राम ज़्यादा गुंबदनुमा हो जाता है यानी कि ऊपर चला जाता है। डायफ्राम के ऊपर जाने से, पसलियों के नीचे आने से छाती का रकबा कम हो जाता है, फेफड़ों के ऊपर दबाव बढ़ता है, फेफड़े सिकुड़ते हैं, फेफड़ों के अंदर की हवा नाखालिस हवा बाहर चली जाती है, एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन, इंस्पिरेशन या इनहेलेशन। ये प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको देना था। इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। कुछ एमसीक्यूज हैं आपके बेटा। Humans breathe 16 to 20 times per minute in normal circumstances बेटा। नॉर्मल हालात में, किस हालात में? नॉर्मल हालात में इंसान 16 से 20 दफ़ा सांस लेता है। टाइम कितना? 1 मिनट में। सो नॉर्मल हालात में इंसान 1 मिनट में 16 से 20 दफ़ा सांस लेता है। द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय रेस्पिरेटरी सेंटर। अब बेटा कभी हमारा जो सांस है वो तेज़ हो जाता है, सांस की रफ्तार कभी तेज़ हो जाती है, कभी आहिस्ता हो जाती है, कभी दरमियानी। सो रेट ऑफ ब्रीदिंग या रेट ऑफ रेस्पिरेटरी रेट ऑफ ब्रीदिंग, इसको कौन कंट्रोल करता है बेटा? इसको एक सेंटर कंट्रोल करता है, और वो सेंटर किधर होता है? ब्रेन में होता है। ये सपोज हमारा ब्रेन है, समझाने के लिए बेटा, ब्रेन में एक रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, ब्रेन में एक रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, और वही हमारी सांस की रफ्तार को कंट्रोल करता है। वही कभी ज़्यादा कर देता है और कभी क्या कर देता है बेटा, उसको रेस्पिरेटरी सेंटर उसको क्या कर देता है? तेज़ करता है। सो मैं कह सकता हूँ कि जो सांस की रफ्तार होती है उसको कौन कंट्रोल करता है? रेस्पिरेटरी सेंटर, जो कहाँ होता है? ब्रेन में होता है। याद रखिएगा, रेट ऑफ ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय रेस्पिरेटरी सेंटर दैट इज प्रेजेंट in the brain. The respiratory center is sensitive to the concentration of carbon dioxide in the blood. अब ये रेस्पिरेटरी सेंटर किस चीज़ के लिए सेंसिटिव है बेटा? ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सेंसिटिव है। खून में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सेंसिटिव होता है। ब्लड में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ये रेस्पिरेटरी सेंटर क्या होता है बेटा? हसास होता है। उसके बाद आपने कुछ इन्फॉर्मेशन देखनी है कि व्हेन वी डू एक्सरसाइज और सम हार्ड जॉब आवर मसल कैरी आउट सेलुलर रेस्पिरेशन एट ए ग्रेटर रेट। जब हम बेटा क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं। जब हम क्या करते हैं बेटा? एक्सरसाइज करते हैं या कोई हार्ड जॉब करते हैं, सख्त काम करते हैं, तो उस टाइम हमारे खून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है। याद रखिएगा, जब हम वर्जिश करते हैं या सख्त काम करते हैं तो उस टाइम हमारे खून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है बेटा? बढ़ जाती है। ठीक हो गया? क्यों बढ़ गई है? क्योंकि रेस्पिरेशन का अमल तेज़ हुआ था। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज या हार्ड जॉब करते हो तो रेस्पिरेशन के अमल को तेज़ हो जाना चाहिए। और रेस्पिरेशन की इक्वेशन में आपको दिखा देता हूँ। C6H12O6 + O2 विल गिव अस CO2 विल गिव अस H2O प्लस एनर्जी। हमें चाहिए होती एनर्जी, क्योंकि हम कर रहे हैं, मुश्किल काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमें चाहिए थी एनर्जी। तो वो एनर्जी इस एक्सरसाइज और हार्ड जॉब के अंदर इस्तेमाल हो जाएगी और साथ क्या बन जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। सो इस तरह एक्सरसाइज और हार्ड जॉब के दौरान खून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार क्या हो जाती है बेटा? ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद क्या होगा? ये जो नॉर्मल से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हुई है बेटा, ये रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करेगी। किसको स्टिमुलेट करेगी बेटा? ये ब्रेन के अंदर मौजूद रेस्पिरेटरी सेंटर को मुतहर्रिक करेगी, स्टिमुलेट करेगी। उससे फिर क्या होगा? रेस्पिरेटरी सेंटर जो होगा बेटा वो पैगाम भेजेगा रिब के मसल की तरफ और डायफ्राम की तरफ। ठीक है, कि ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर है किसकी तरफ पैगाम भेजेगा? दो चीज़ों की तरफ पैगाम भेजेगा, एक रिब के मसल की तरफ पैगाम भेजेगा और दूसरा डायफ्राम की तरफ पैगाम भेजेगा। और पैगाम क्या होगा कि डायफ्राम और रिब के मसल आप तेज़ी से कंट्रैक्ट रिलैक्स करो, आप तेज़ी से कंट्रैक्ट रिलैक्स करो और ब्रीदिंग के रेट को बढ़ा दो, ब्रीदिंग के रेट को बढ़ा दो, ताकि वो जो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनी पड़ी है उसको जिस्म से क्या किया जाए बेटा? निकाला जा सके। सो आपने क्या कहा? एक्सरसाइज के दौरान, दूसरा एमसीक्यूज है, एक्सरसाइज या हार्ड फिजिकल वर्क के दौरान जो ब्रीदिंग रेट है वो तकरीबन 30 to 40 टाइम्स पर मिनट पे चला जाता है। 30 to
40 टाइम्स पर मिनट। ठीक हो गया। तो 2 MCQs हैं कि नॉर्मल हालात में आपका जो सांस है उसकी रफ्तार कितनी होती है। मैं दोबारा इस टॉपिक को कवर करा देता हूँ बेटा। नॉर्मल हालात में जब हम रेस्ट की हालत में होते हैं तो हम तकरीबन 1 मिनट में 16 से 20 दफ़ा सांस लेते हैं। ठीक हो गया। फिर आपको पता है कभी हमारा सांस तेज़ होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है, कम होता है, आहिस्ता हो जाता है। सो जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है, जो सांस की रफ्तार है, उसको कौन कंट्रोल करता है? एक रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, वो कंट्रोल करता है। वो कहाँ होता है? ब्रेन में होता है। ठीक है। वो रेस्पिरेटरी सेंटर किसको जवाब देता है, किसके लिए हसास होता है? वो रेस्पिरेटरी सेंटर खून में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए क्या होता है बेटा? हसास होता है। MCQs है। रेस्पिरेटरी सेंटर इसके लिए हसास होता है। उसके बाद जब हम वर्जिश करते हैं या कोई सख्त काम करते हैं ना, उस दौरान हमारे जो मसल्स होते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज या हार्ड जॉब के दौरान हमारा गोश्त मसल काम करते हैं, तो हमारे मसल कौन सा प्रोसेस तेज़ कर लेते हैं? रेस्पिरेशन तेज़ कर लेते हैं। रेस्पिरेशन के नतीजे में एनर्जी भी बन जाती है, जो एनर्जी उनको चाहिए होती है। साथ क्या ज़्यादा बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह खून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है? हार्ड जॉब और एक्सरसाइज के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड खून के अंदर ज़्यादा हो जाती है, और ये नॉर्मल से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये सारा खून ब्रेन में भी पहुंचता है, और ब्रेन के रेस्पिरेटरी सेंटर को पता चलता है कि खून में कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल से ज़्यादा है। लिहाजा आपको पता है रेट ऑफ ब्रीदिंग इसी ने कंट्रोल करना है। तो ये पैगाम भेजेगा रिब के मसल की तरफ और डायफ्राम की तरफ। उनको कहेगा जल्दी जल्दी कंट्रैक्ट रिलैक्स करो, इंस्पिरेशन भी तेज़ करो, एक्सपिरेशन भी तेज़ करो, दूसरे लफ्ज़ों में ब्रीदिंग को तेज़ करो, ताकि वो जो ज़ायद कार्बन डाइऑक्साइड है उससे छुटकारा मिले। उसके बाद अगला MCQ है, ये जो अब हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं, हार्ड जॉब कर रहे हैं, अब सांस की रफ्तार कितनी हो गई हमारी? 30 से 40 टाइम्स पर मिनट। 1 मिनट में अब हम कितनी दफ़ा सांस ले रहे हैं? 30 से 40। तो ये MCQs हैं। हार्ड जॉब या एक्सरसाइज के दौरान ब्रीदिंग रेट 30 to 40 टाइम्स पर मिनट होता है। रेस्ट के दौरान कितना होता है? 16 to 20 टाइम्स पर मिनट। एक देसी टॉपिक को मैं बेटा इंग्लिश में बता देता हूँ। आपका टॉपिक था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग ड्यूरिंग नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। The breathing rate is about 16 to 20 times per minute. The rate of breathing is controlled by respiratory center, and that respiratory center is present in the brain. ठीक हो गया बेटा? And that respiratory center is sensitive to the carbon dioxide that is present in the blood. When we do exercise or any hard job, our muscle carry cellular respiration at a greater speed. So more carbon dioxide is produced, that is accumulated in the blood, and more than normal carbon dioxide in the blood stimulate the respiratory center in the brain, and that respiratory center send the message to the rib muscle and to the diaphragm to increase the rate of breathing. And increase rate of breathing क्या करेगा वो? Get rid of this extra amount of carbon dioxide. So during exercise or during hard job, the rate of breathing become 30 to 40 times per minute. इस बात आपको एक इन्फॉर्मेशन मैं बता दूँ, साथ इन्फॉर्मेशन खड़ी है। इन्फॉर्मेशन है द ब्रीदिंग मूवमेंट्स आर इनवॉलंटरी। ये जो ब्रीदिंग की जो मूवमेंट्स होती है बेटा, ये इनवॉलंटरी होती हैं। ब्रीदिंग मूवमेंट जो होती हैं ओवरऑल जनरली तौर पर ये इनवॉलंटरी होती हैं। इनवॉलंटरी का आपको पता होना चाहिए। इनवॉलंटरी का मतलब होता है जो हमारे बस में ना हो, हमारे कंट्रोल में ना हो। बेटा आप सांस ले रहे हैं, आप सोते हो, आप जागते हो, आप बैठे होते हो, तो आप सांस ले रहे होते हो, आपकी छाती हरकत कर रही होती है, डायफ्राम हरकत कर रहा होता है। तो ये जो ब्रीदिंग मूवमेंट है ये क्या होती है बेटा? इनवॉलंटरी होती हैं टू लार्ज एक्सटेंट, यानी कि ज़्यादातर ये क्या होती हैं? इनवॉलंटरी होती हैं। हाउएवर वी कैन कंट्रोल रेट ऑफ ब्रीदिंग फॉर नॉट लॉन्ग टाइम। फिर आप सवाल पूछेंगे सर हम सांस रोक नहीं सकते अपना? आप में से किसी के जहन में सवाल आ रहा होगा सर हम सांस तो बंद नहीं कर सकते अपना। कर सकते हैं सर। बेटा आप बिल्कुल बंद कर सकते हो, थोड़ी देर के लिए बंद कर सकते हो, फिर आपका सांस फूल जाएगा, दोबारा आप सांस लेने लग जाओगे। सो ब्रीदिंग की जो मूवमेंट होती है, तनफ्फुस की जो हरकत होती हैं, वो ज़्यादातर इनवॉलंटरी होती है, यानी कि आपके कंट्रोल में, आपके शऊर में नहीं होती। आप थोड़ी देर से ज़्यादा सांस कंट्रोल नहीं रख सकते। ये बेटा आज आपका टॉपिक था और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग आपने इसको कवर किया। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। गुड लक, अल्लाह हाफ़िज़।